नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहब यानी अंबेडकर जी पर अमित शाह के विवादित बयान ने जहां दिल्ली में केजरीवाल को ऑक्सीजन दे दिया, ताज़ी हवा का झोंका दे दिया चुनाव में, वहीं बिहार में मिस्टर नीतीश कुमार के लिए, नीतीश बाबू के लिए अमित शाह ने मुसीबत ही मुसीबत खड़ी कर दी है। अब अगले साल बिहार में क्रूशल इलेक्शंस हैं, निर्णायक चुनाव हैं और नीतीश बाबू अपने अति पिछड़े दलित इस वोट को संजोने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। पूरे बिहार का दौरा करेंगे वो। और अमित शाह ने इसी बीच उनके इसी वोट पर गहरी चोट कर दी। सच्चाई ये है कि गलती अमित शाह से हुई, घायल नीतीश कुमार हो गए। अब दोस्तों, मैं क्यों इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेखांकित कर रहा हूँ कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के वोट पर चोट कर दी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बिहार का जातीय समीकरण देखें और ताज़े आंकड़े देखें तो दलित वोट जो है वो तकरीबन बिहार में 19.65% है। 20% वोट है दलितों का, इसमें महादलित भी है। आदिवासी 1.68 हैं, तकरीबन 0.25% हैं। ओबीसी, जिस पर सारा फोकस लालू प्रसाद का रहता है, 27.12 हैं, 27% के आसपास हैं। और ईबीसी यानी अति पिछड़ा सबसे बड़ा चंक है, 36% है, 36.01% है। अब ये जो नीतीश की पार्टी है या नीतीश की जो सियासत है, उसमें ये जो दलित है, महादलित और ये जो अति पिछड़ा है, ये जो एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है, यही एक सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए संजीवनी है जहां तक चुनाव जीतने की बात है। अब ये जो गोल्डन कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बिहार के इतनी बार मुख्यमंत्री बने, उसके पीछे ये जो अति पिछड़ा है, महादलित है, वो बहुत बड़े, एक आप कह सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए विनिंग फैक्टर है। लेकिन इसी विनिंग फैक्टर, इसी गोल्डन कॉम्बिनेशन पर कहीं ना कहीं हथौड़ी चला दी अमित शाह के उस बयान पर, जिसमें अंबेडकर जी के लिए, जैसा कि अंबेडकर के परिवार का कहना है या दलित नेताओं का कहना है, कि अपमान किया। कहीं ना कहीं अमित शाह ने अपमान किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और उसको लेकर जो आंदोलन तेज होते चले जा रहे हैं, उससे नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल है, असहज है। अब नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता, यहाँ तक कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष और उनके एक बड़े फेस, आप कह सकते हैं, जेडीयू के दिल्ली में लल्लन सिंह, इस तरह के लोग जो अमित शाह की गोद में बैठे हैं या नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हैं, ये लगातार बजाय जेडीयू या दलित या अति पिछड़ों की बात करने की जगह या बाबा साहब को डिफेंड करने की जगह ये अमित शाह को डिफेंड कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लल्लन सिंह हैं, जो आजकल मोदी सरकार में मंत्री की मलाई खा रहे हैं। अंबेडकर विरोधी, अंबेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने क्या अंबेडकर के नाम पर किया है? अब लल्लन सिंह भले ही अमित शाह को डिफेंड करें इस मामले में, या फिर संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कसीदे पढ़ें मोदी और शाह के, सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, डैमेज कहाँ हो रहा है। और अगर ये बवाल खत्म नहीं होता, अगर ये कंट्रोवर्सी, इसका एंड नहीं होता, द एंड नहीं होता, तो फिर चुनौतियां जेडीयू के लिए हैं आने वाले बिहार के चुनाव में, ऐसा नीतीश कुमार का मानना है। और अगर आप उनकी ताज़ी फोटो आज की देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो फोटो नई रिलीज हुई है नीतीश कुमार की तरफ से, उसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब उंगली उठाते हैं, उसी मुद्रा में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उंगली उठा के फोटो पोस्टर जारी कर रहे हैं, यानी प्रेरणा अंबेडकर से ले रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद जुबान में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में जो समाजवादी धारा के खांटी नेता हैं, उनका ये मानना है कि अगर अमित शाह माफ़ी मांग लें इस पूरे मुद्दे में, तो ये मामला सबसाइड कर सकता है, ये मामला दफन हो सकता है। सवाल इस बात का है कि अमित शाह ने अभी तक इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया है।
क्या आज की तारीख में नीतीश कुमार अमित शाह पर दबाव बना सकते हैं, प्रेशर बिल्टअप कर सकते हैं कि वो माफी मांगे? क्या इस हैसियत में आज की तारीख में नीतीश कुमार हैं? और क्या नीतीश कुमार की बात मोदी और शाह मानेंगे, गुजरात लॉबी मानेगी कि माफी मांग लेते हैं जो अब तक नहीं मानी? क्या अमित शाह माफी मांगेंगे अगर नीतीश ट्राई करते हैं या नायडू साहब का प्रेशर आता है? सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते, आज की तारीख में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मोदी के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत अगर कोई है इस देश में, मुल्क में, तो अमित शाह है। क्या अमित शाह जो उनका मिजाज है, क्या वो झुकेंगे, माफी मांगेंगे? और अगर माफी नहीं मांगते तो फिर विकल्प क्या है नीतीश कुमार के पास? और नीतीश कुमार ही क्यों, चिराग पासवान के पास क्या विकल्प है? जीतन राम मांझी के पास क्या विकल्प है? और कई ऐसे नेता जो एनडीए में हैं, जो चुप हैं आज की तारीख में, उनके पास विकल्प क्या है? अगर अंबेडकर विवाद पर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते और दूसरी तरफ ये जो आंदोलन है उग्र होता चला जाता है, फिर विकल्प क्या बचता है? अब आज मैंने 3 खास मेहमानों को बुलाया है, जिसमें नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानने वाले, बहुत क्लोज से जानने वाले बिहार के जाने माने पत्रकार कन्हैया बिलहारी साहब हैं। कई अंग्रेज़ी पत्रिकाओं में वो ब्यूरो चीफ रहे और आज की तारीख में एक, आप कह सकते हैं, बहुत स्थापित पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नीतीश कुमार के हर मूव को समझते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और एक ऐसी बात कह दी कन्हैया साहब ने कि आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल इंडिया अलायंस अगर आज भी ऑफर दे दे तो नीतीश कुमार किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है उनका नीतीश कुमार को लेकर। मैंने उमाकांत जी को भी बुलाया है और डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार भी होंगे। कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि अमित शाह ने अपने ही सहयोगियों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है और क्या अमित शाह वाकई माफ़ी मांगेंगे? बिग क्वेश्चन। बिरारी जी, अमित शाह को कौन मनाएगा? क्या जीतन राम मांझी की हैसियत है? चिराग पासवान की क्या हैसियत है? या नीतीश कुमार फोन करके कह सकते हैं अमित शाह से कि भाई माफी मांग लीजिए, खत्म करिए, रिजॉल्व करिए ये जो अंबेडकर का बवाल आपने पकड़ रखा है? तो क्या ये कह सकते हैं मिस्टर अमित शाह को कि आप माफी मांग लें? क्या मना सकते हैं आज की तारीख में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान? नहीं, माफी मांगने के लिए तब न कहेंगे कि वो गलती स्वीकार करें। वो तो कह रहे हैं अमित शाह कि हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार की भी अब वो हैसियत नहीं है कि वो अमित शाह से कहें कि आप माफी मांग लीजिए। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की हैसियत तो है ही नहीं। वो नीतीश कुमार से थोड़ी बनती भी थी, लेकिन आज की स्थिति में वो नहीं है कि इसलिए कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें जो नीतीश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो बड़े नेता हैं उनका भगवाकरण हो गया है। वो लगभग जो है अब वो बीजेपी की ही बात बोल रहे हैं, बीजेपी ही का खाना खा रहा है। जो भी कहिए वो बीजेपी आइट हो गए हैं। अभिषेक, अगर 4-5 महीने बाद धीरे धीरे ये माहौल अगर बढ़ता है और बिहार पहुंचता है, अभी बिहार पहुंचा नहीं जैसा बेलारी साहब कह रहे हैं, लेकिन अगर बिहार ये माहौल आगे आगे आग लगती है जिस तरह से दिल्ली में हम देख रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने इसको पूरा इशू बना दिया क्योंकि दिल्ली में चुनाव एकदम सामने। तो मेरा सवाल अभिषेक ये है कि अगर देर सवेर ये आग, ये चिंगारी बिहार पहुंचती है तो क्या नीतीश कुमार को या चिराग पासवान को इसको सुलझाना होगा, इसको सॉर्ट आउट करना होगा, या अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी? और अगर नहीं मांगते तो फिर क्या आपको लगता है कि डेंट पड़ सकता है? देखिए दीपक जी, आपने केजरीवाल का जिक्र किया तो उनका सिलेबस तो पूरा हो गया। जो क्रैश कोर्स होता है उन्होंने इलेक्शन के पहले कर लिया अपना, चिट्ठी वगैरह लिख के। बात यदि बिहार की करें और नीतीश कुमार के वोट बैंक की करें तो जो बात बेलारी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार में दलित वोटर एग्रेसिव रूप से सामने नहीं आता है आंदोलनों में या दूसरे चीजों में। लेकिन दलित वोटर को यह बात जरूर पता है कि अंबेडकर उसके आइकॉन है। दलित वोटर्स को यह जरूर पता है कि अंबेडकर का अपमान किसने किया है। वो सीधे सीधे पोलिंग बूथ पर दिखता है। मेरा जो सवाल है अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि आज की दौर की जो राजनीति है उसमें आप महात्मा गांधी को कुछ कह सकते हैं। हमने देखा कि लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि तक को नहीं छोड़ा।
नेहरू को आप सुबह शाम गाली बक सकते हैं, खुलेआम फैशन है, लेकिन आज की तारीख में किसी नेता की हैसियत नहीं। नीतीश कुमार बहुत छोटी चीज है, जीतन राम मांझी बहुत छोटी चीज है, किसी की हैसियत नहीं इस हिंदुस्तान में कि B.R. अम्बेडकर को कुछ कहते। और इतनी बड़ी गलती अगर अमित शाह कर गए तो क्या बिहार में इसका रिएक्शन नहीं होगा आज से 5 महीने बाद, 7 महीने बाद? मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। जी दीपक जी, आज आपने एक पोस्टर देखा है नीतीश कुमार का, अब मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर जरूर दिखाएं इसे। और उस पोस्टर में नीतीश कुमार की भाव भंगिमा को देखिए, थोड़ी देर पहले आया है, वो एकदम अंबेडकर वाले अंदाज में ऐसे हाथ दिखाते हुए वो पोस्टर आया है। और उस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है, जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। अंबेडकर वाले अंदाज में ऐसा पोस्टर मैंने जेडीयू का नहीं देखा था, नीतीश कुमार का ऐसे उंगली वाला फोटो हाथ दिखाते हुए, ये मैंने नहीं देखा था कभी। वो किधर इशारा है? अंदाज तो बाबा साहब वाला है, बाबा साहब वाले अंदाज में वो किधर इशारा कर रहे हैं कि बात सिर्फ नीतीश कुमार की होगी। उधर ही इशारा है कि बिहार में ये नहीं कि मोदी नीतीश के चेहरे पर जो आज सम्राट चौधरी कह रहे थे। हाँ, और ठीक है, अंबेडकर को लेकर ही, जी मैं उसी पर आ रहा हूं कि अंबेडकर को लेकर संकेतों में तो नीतीश कुमार ने कह दिया, अब जमीन पर वो दिखेगा जब अमित शाह का 6 तारीख को बिहार दौरा है, कि उस बिहार दौरे के दरमियान बिहार भाजपा और जदयू के संबंध उस दिन तक किस रूप में रहते हैं। नीतीश कुमार वोट बैंक का जोखिम कभी नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखिए, मैं यही बात कहना चाहता था। कभी नहीं ले सकते वोट बैंक का जोखिम। मायावती ने ले लिया आपने वोट बैंक का जोखिम, नीतीश कुमार नहीं ले सकते। लखेड़ा साहब, क्या एक अनकंफर्टेबल स्थिति में है, असहज स्थिति में है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, इवन लालू प्रसाद? हाँ जी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, तीनों को एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता। नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कब क्या करेंगे, वो माइंड में क्या है उनका, वो बताते नहीं है। जबकि जीतन राम मांझी या चिराग पासवान पट से अपनी बातें बोल देते हैं। नीतीश कुमार को इस पर मुंह खोलना पड़ेगा, और नीतीश कुमार अगर इस पर मुंह नहीं खोलेंगे और क्लियर कट अपनी जो पूरी पॉलिटिकल लाइन को क्लियर नहीं करेंगे कि वो अमित शाह ने जो कहा, मैं तो इस्तीफे की बात पर नहीं जा रहा हूं, जो कहा क्या उसके वो सही है या गलत है, ये बातें उनको पब्लिक में अपनी यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। अपनी पॉलिटिकल लाइन ऑफ एक्शन उनको तैयार करनी पड़ेगी। ये बात मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट ढंग से मानता हूं, क्योंकि दलित वोट बैंक को नाराज करके, या जो अंडर करंट है दलित संगठन है, बाबा साहब का जो विचारधारा में, अम्बेडकरवादी विचारधारा में जो लोग यकीन करते हैं, वो जरूर इस सवाल को लेकर के, बिहार तो बुद्धिजीवियों की धरती है, तो वहां ये चीजें जरूर एक इश्यू बनेगा। बिलहरी साहब, ये तो अब हो सकता है मोदी जी प्रेशराइज करें। मोदी जी जब कुवैत से लौटने के बाद मुझे कोई बता रहा था कि उनकी 1-to-1 मीटिंग है अमित शाह के साथ। मोहन भागवत, वहां से भी प्रेशर गया है कि भाई अमित शाह से कह के इस मामले को दफन करें, किसी तरह से निपटाएं। मान लीजिए अमित शाह आज की तारीख में बहुत ताकतवर हैं, नहीं जो है वो झुकते हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया था उसमें। मैं एक स्थिति जो बिहार की आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि बिहार में अगर आप देखें, शेड्यूल कास्ट तकरीबन 19.65% है, ऑलमोस्ट 20% है। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी कम है, 1.68 है। ओबीसी तकरीबन 27% है, ईबीसी 36%। एक बहुत बड़ा चंक अगर आप देखें, या मतलब बिहार का जो एक मेजॉरिटी है वो तो आरक्षण और भीमराव अंबेडकर, उनकी जो राजनीति है उसी के इर्द गिर्द है। अगर अमित शाह, बिलारी साहब, अगर अमित शाह माफी नहीं मानते, ये मामला तूल पकड़ता है, एक डेडलॉक हो जाता है और इस बीच बिहार के चुनाव की घोषणा होती, कि आपको लगता है कि फिर नीतीश कुमार को कोई डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, उनको फैसला करना पड़ेगा कि भाई या तो माफी मांगे या फिर इस तरह को निपटाएं, या फिर नीतीश कुमार को कोई परवाह नहीं इसकी? आप नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जब आप नीतीश कुमार हुआ करते थे, ये पहली बात समझिए। नीतीश कुमार ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ही यूज्ड टू बी। और अगर आज के दिन में भी, अगर देखिए इंडिया गठबंधन के लोग
हमारी एक बड़े नेता से लखनऊ की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन में ही है, शाम को बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि कांग्रेस अभी भी इनको पीएम मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर पीएम की बात आती है कि नहीं इनको पीएम बना दिया जाए, समझे ना, तो मुझे लगता है कि इनको देर नहीं लगेगी, फिर ये सोच सकते हैं कि चलिए उधर चले जाएं। लेकिन अभी जो है अमित शाह ने कुछ कह दिया, मतलब फिर आप अमित क्या शाह कह ने रहे हैं, नहीं चलिए आप तो बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर अभी भी पीएम का ऑफर हो तो नीतीश कुमार तैयार हैं 2 मोदी मिनट और में, शाह को छोड़ने के लिए। 2 मिनट में, 2 मिनट में छोड़ देंगे। तो हमको किस जो आधार ऐसा पे ये लगता कह है, रहे हैं, किस हमारे आधार पास जो पे? क्योंकि आपने बड़ी हम बात कह दी। आप नीतीश कुमार के साथ बैठते हैं, उठते हैं, मुझे पता है, आप चाय पीते हैं और पुराने अब संबंध हैं आपके बिलारी साहब। नहीं लेकिन ना, ये अब आप जो वैसा कह रहे हैं कि संबंध साहब वैसा अगर ऑफर मिल जाए तो अमित शाह और मोदी को एक चुटकी में छोड़ देंगे नीतीश कुमार, ये कितनी जिम्मेदारी से आप कह रही, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? पहले बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास, मेरा डुबंत दस्ता है जिसको मैं बोलता हूँ, है जो बताता है। अभी भी एक अंतिम इच्छा उनकी है कि मैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 24 घंटा के लिए भी उस कुर्सी पर बैठ जाऊं, जो रहता है आदमी का, कि हाँ। तो लेकिन अगर ऐसी संभावना बनती है तो मेरे पास जो जो है वो देर नहीं करेंगे, वो तुरंत चल जाएंगे। लेकिन उसकी संभावना बनती है क्या? आप दिल्ली में रहते हैं, क्या कांग्रेस छोड़ देगी? राहुल गांधी छोड़, कांग्रेस तो चाहती है कि किसी भी स्थिति में दूसरे को न बैठने दें। भाई अभिषेक ये कह रहे हैं, बिलारी साहब ने नई बात निकाल दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अमित शाह माफी मांगे नहीं मांगे, अंबेडकर एक ट्रिगर पॉइंट होता है और बवाल बढ़ता है। लेकिन नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि वो तो अमित शाह और मोदी तक को छोड़ सकते हैं, एक बार बस ऑफर न्योता आ जाए, एक बार न्योता आ जाए, एक फोन चला जाए सोनिया गांधी का या राहुल गांधी का कि नहीं साहब आइए नीतीश जी, पुरानी बातें भूल जाइए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी आपके इंतजार कर रही है। तो बेलारी साहब कह रहे हैं अगर 24 घंटे के लिए भी मिल जाए कुर्सी तो नीतीश कुमार एक चुटकी में मोदी को छोड़ सकते हैं। ऐसी बात है क्या? अंतिम इच्छा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है नीतीश कुमार का, अंतिम इच्छा? दीपक जी भेलारी जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी, मैं कह रहा हूं कि उप प्रधानमंत्री की कुर्सी भी अगर ओह, नीतीश कुमार को ऑफर कर दी जाए तब भी वो जा सकते हैं, तब एक भी लेवल वो कम कर जाने दिया के लिए आपने। तैयार है। जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी की इच्छा तो है ही, लेकिन अगर ग्रेसफुल एग्जिट के लिए उप प्रधानमंत्री वाली कुर्सी भी मिल जाती है देवीलाल और आडवाणी की तरह, उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ एक और चीज नक्की कर लीजिए इसी में, 5 साल के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अगर मोदी सरकार को गिराने में सक्षम नहीं होता है इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के आने के बाद भी, तो 5 साल तक मुख्यमंत्री पद का एश्योरेंस में मिल जाता है, तब भी अभी वो चले जाएंगे। ओके ओके याद ओके। रखिए, बिहार का जो दलित वोटर है, तो बस 2 लाइन कह रहा हूं, बिहार का जो दलित वोटर है उसे ये बखूबी पता है कि किसे वोट देना है किसे नहीं देना है, और किसे देना है वो भले बाद में डिसाइड करे, किसे नहीं देना है वो पहले डिसाइड कर चुका होता है कि किसे उसको वोट नहीं देना है। और रही बात अमित शाह की, माफी मांग लेते, खत्म करते, आखिर वो सावरकर की विचारधारा से आते हैं, तो माफी मांगना तो खैर उनके लिए बहुत आसान था, वो मांग ठीक के है। खत्म करते, सावरकर ने भी मांग ली थी, कोई जी जी। दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो गांधी की तरह अड़े हुए हैं, ये बड़ा दिक्कत है, नेहरू की तरह अड़े हुए हैं। एक चीज बिलारी साहब बताइए, अंतिम क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं प्रकाश आंबेडकर खुलकर बोलने लगे, मायावती पहली बार बोलने लगी, चंद्रशेखर आजाद जो अमित शाह के बड़े क्लोज बताए जाते थे, इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उनकी पार्टी है और अम्बेडकराइट हैं, उन्होंने भी अमित शाह से माफी मांगने के लिए कह दिया। तमाम दलित नेता सामने आ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान, आपके यहाँ जीतन राम मांझी, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, दारा सिंह चौहान, ये जो दलित लीडर्स हैं ये अभी चुप क्यों हैं? डर लगता है अमित शाह से? डरते हैं अमित शाह से, घबराते हैं, ईडी से घबराते हैं, आईटी से घबराते हैं, क्योंकि अगर ये इंटरफियर नहीं करेंगे तो वोट बैंक भी फंस सकता है। तो ये लोग चुप क्यों हैं? डर की वजह से? अमित शाह के गले में घंटी बांधने में ये नेता डर रहे हैं एनडीए के? डर है ईडी का। ईडी का डर जो है ना, बहुत कुछ है। ईडी जो है ना, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं। आप भी ओहो। जानते हैं, दुनिया जानती है। और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तो बेचारे क्या करेंगे।
शांत रहना ही है, चुप रहना ही है। अमित शाह का डर है इन सब में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, अंतिम खौफ सवाल आपसे, उसके बाद खौफ लखेड़ा साहब खौफ से मैं। नहीं है, खौफ है। खौफ खौफ अ, क्या आपको लगता है कि मोदी जब लौटेंगे और अमित शाह के साथ बैठक होगी, क्या वो डैमेज कंट्रोल असेस करेंगे कि भाई कितना नुकसान हो रहा है? क्या मोदी शाह से कह सकते हैं माफी मांगने के लिए? क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये जो स्थिति है बीजेपी के लिए घातक होती जा रही है। देखिए, बीजेपी के लिए तो घातक है ही, क्योंकि बीजेपी करती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में एक्सक्लूजन पहले से होता है, यानी सोसाइटी के एक बड़े तबके को किनारे रखकर। अब दूसरा बड़ा तबका भी किनारे हो जाए, ये बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप माइनॉरिटी को किनारे रख के चलते हैं, अब उसमें दलित भी किनारे हो जाए, उसके बाद बचेगा क्या? जो बचेगा उसमें अलग अलग बिरादरी की अलग अलग पॉलिटिक्स है। तो बीजेपी इस बात को जानती है कि अमित शाह के बयान से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, उस बखेड़ा को शांत करने के लिए अमित शाह को ही आगे आना होगा। अन्यथा बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की भी लुटिया डूबनी तय है। सहयोगी दलों और की रही भी बात, लुटिया एक डूबी। बात और, एक छोटी सी बात, जो बात भेलारी जी कह रहे हैं कि ईडी वगैरह का डर। देखिए, ईडी वगैरह का जिनको डर है वो है। अब बिहार विधानसभा अपने अंतिम चरण में चल रही है, और बिहार में नीतीश कुमार के पास विधानसभा में वैसे लोगों की तादाद मुश्किल से 3 या 4 है जिनके ऊपर ईडी जा सकती है। ज्यादातर विधान परिषद राज्यसभा वाले हैं। तो उन 3-4 के लिए पहले से 110-15 विधायक विपक्ष में है, 122 पे बहुमत का आंकड़ा है। अगर उनके पास 10 विधायक भी होंगे तब भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जी, लखेड़ा वो साहब, बात नहीं है। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली अमित शाह झुकेंगे और जो उनका मिजाज है उस मिजाज से परे हटकर माफी मांग लेंगे, झुक जाएंगे कि चलो भाई जो है खत्म करो इस मामले को, और मोदी जी का आदेश आ गया है, क्या माफी मांग लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पार्टनर्स हैं, जो बैसाखियां हैं, वो सारी बैसाखियां ईडी के, सीबीआई के जांच एजेंसियों के प्रेशर में है। और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से जो संगति की है, बीजेपी से जो दोस्ती की है, उसका सबसे बड़ा कारण ईडी सीबीआई है, क्योंकि उनके खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप, वो जेल में रहे ना, वो जेल में रहे, वो कई कई महीने जेल में रहे। और उसमें बीजेपी सरकार जब सेंटर में थी, उनकी भूमिका थी। तो जब बीजेपी से दोस्ती होगी तो धीरे 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 करके केस खत्म हो रहा है। ऐसे ही जो है वाईआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी है, वो क्यों साइलेंट है? क्यों? अगर एकदम खिलाफ चले जाएंगे या चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चले जाएंगे तो उनके उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लग जाएगी। इसीलिए वो क्रूशियल मोमेंट्स पर वो एनडीए के साथ आ जाते हैं। तो इसमें भी अमित शाह के खिलाफ अंबेडकर वाले मुद्दे पर जो गलत बयानबाजी हुई है, जो डरे हुए हैं, जो एलाइज हैं, चाहे वो नीतीश कुमार है, उनके ऑफिसर क्या रेट पड़ी है सबको पता है, आपके दर्शकों को भी पता है। उत्तर प्रदेश में जो एलाइज हैं वो भी डरे हुए हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। और आंध्र प्रदेश, जहां सपोर्टिंग पार्टी के 16 एमपी 18 एमपी वाले चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, वो उन पर तो सबसे गहरा शिकंजा है। तो मैं पक्के तौर पर ये बात कह सकती हूँ कि इस मामले में भी अगर वो कुछ मुंह नहीं खोल रहे हैं तो ईडी सीबीआई का फंडा डंडा उस पर चल रहा है, इतना मैं कह सकता जी हूँ। जी 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 जी। आपको लगता है बेलारी साहब, एक लाइन में आपको लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ना, नहीं मांगेंगे। माफी मांगने कारण? का मतलब होगा कि गलती स्वीकार करने की, आई हैव कमिटेड मिस्टेक्स, आई हैव डन ब्लंडर। मुझे नहीं लगता ओके, कि मांगेंगे। तो साहब अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। और जहां तक सहयोगियों की बात है, मैंने एक लंबी फेहरिस्त आपको बताई कि चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, या फिर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, एक लंबी फेहरिस्त है, रामदास अठावले तक जाती। ये सब के सब वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि शायद अमित शाह माफी मांग लें, शायद मोदी जी कोई रास्ता निकाले। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये दलित पॉलिटिक्स करने के बाद भी बाबा साहब के बारे में एक लाइन, एक शब्द अमित शाह के मुखालिफ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि अमित शाह के बयान ने कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को भी असहज कर दिया, अनकंफर्टेबल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह से कुछ कहने की, अमित शाह को मनाने की, अमित शाह पर दबाव डालने की हैसियत नहीं है किसी की भी, जो बेलारी साहब कह रहे हैं। बेलारी साहब आप आए, आपने वक्त निकाला, और लकड़ा साहब आप आए, और थैंक यू सो मच। अभिषेक, आप भी ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।